बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू IT अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर का टॉपिक है SMP मशीन्स स्टोरेज। लास्ट टाइम जब हमने हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स की बात की तो हमने सबसे पहले जिस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था दैट वाज SMP मशीन्स, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मशीन्स में जो नॉर्मली स्टोरेज डिवाइसेस अटैच होती हैं उनको हम डैश कहते हैं, मींस डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज डिवाइसेस या डेस्कटॉप अटैच्ड स्टोरेज डिवाइसेस। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कुछ तस्वीरी जो है मैंने कुछ डिवाइसेस तस्वीरों की सूरत में यहाँ पे डिस्प्ले की हैं। जैसे सबसे पहले मैंने डिस्प्ले किया है IDE इंटरफेस कंपोनेंट्स। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ हाइलाइटर से। इनका कलर इसमें मैं रख लेता हूँ ये वाला। और हाइलाइटर, ओके जी। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू होते हैं, सारी तस्वीरों को डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। सबसे पहले जी IDE इंटरफेस कंपोनेंट्स। ये जी IDE जो कनेक्टर है जी, ये कनेक्टर है, एक ये कनेक्टर है, एक ये कनेक्टर है। इस सारी केबल को कहते हैं रिबन केबल, यानी कि IDE रिबन केबल आप इसे कह सकते हैं या सिर्फ रिबन केबल कह लें। और जो इंटरफेस है IDE दैट इज़ ये वाला, ये IDE इंटरफेस है। ये हार्ड डिस्क है जी हमारे पास एक, और उस हार्ड डिस्क के ऊपर ये वाली केबल इसमें आके लगेगी। अगर एक से ज़्यादा इस तरह की हार्ड डिस्कें हों हमारे पास तो फिर एक तरफ मेन बोर्ड में, कंप्यूटर बोर्ड में, जैसे ये बोर्ड है इसमें ये लग जाएगी ये वाली केबल, और आगे से एक इस हार्ड डिस्क में लग जाएगी, एक अगर इसके साथ हो कोई और हार्ड डिस्क हो उसमें लग जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो हार्ड डिस्कें हों इस तरीके की, तो ये जो रिबन केबल यहाँ से निकली हुई है एक इस हार्ड डिस्क में लग जाएगी और इसी में से दूसरी हार्ड डिस्क में लग जाएगी। इस तरह हम एक केबल के थ्रू दो हार्ड डिस्कें चला सकते हैं। ओके जी, इसको यहीं पे इतना मैं छोड़ता हूँ अभी। ये IBM का XT कंप्यूटर है, इतनी ही से बात करते हैं बस अभी। HP का डेस्कटॉप कंप्यूटर, और ये एक मेरे पास IDE इंटरफेस के साथ CD रोम है। इसकी फर्दर बात करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ताकि आपको जब मैं बात करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि असल में मैं क्या बात कर रहा हूँ, किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये एक सिस्टम मैंने यहाँ पे, ये सिस्टम मोस्टली जो ब्रांड के, फॉर एग्जांपल HP का कंप्यूटर या डेल का कंप्यूटर है तो उनके लिए हम टर्म एक यूज़ करते हैं ब्रांडेड सिस्टम्स। कुछ होते हैं नॉन ब्रांडेड सिस्टम। नॉन ब्रांडेड सिस्टम क्या होते हैं कि हम मार्केट से एक केसिंग लेते हैं, केसिंग में एक पावर सप्लाई लगाई, एक बोर्ड लगाया और बाकी डिवाइसेस लगा के पूरा कंप्यूटर जोड़ लिया। उसे कोई ऑन नहीं करता, उसे वही बंदा ऑन करेगा जिसने वो सारी डिवाइसेस जोड़ी होंगी। वो सही कंप्यूटर चलते हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए टर्म यूज़ होती है नॉन ब्रांडेड सिस्टम्स। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। डिस्क हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, जिस पे हमने डिस्कस करना है, और इसको क्यों डिस्कस करना है ये बहुत ज़रूरी है बताने के लिए कि ओरेकल 11G OCA सीरीज़ में डिस्क का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके जी, आगे जाकर हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेड का। और फिर एक टॉपिक डिस्कस करना है फाइल सिस्टम्स का। फाइल सिस्टम को डिस्कस करें, रेड को डिस्कस करें। उन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए डिस्क का पता होना ज़रूरी है। डेटाबेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक काम होता है जिसे हर DBA परफॉर्म कर रहा होता है, दैट इज़ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। अगर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की बात की जाए तो सम टाइम ऐसे होता है कि हमें सॉफ्टवेयर लेवल पे तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन हार्डवेयर लेवल पे कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उसको भी एज ए DBA हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हार्डवेयर लेवल पे किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं हर प्रॉब्लम को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक बताऊँगा कि क्या हो सकता है। इट मे बी, ये एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये हो सकता है, तो हमें फिर उस चीज़ को भी चेक करना चाहिए कहीं इस वजह से तो हमारी डेटाबेस की परफॉर्मेंस कम नहीं हो रही। ओके जी, वैसे डेटाबेस परफॉर्मेंस का जो टॉपिक होता है वो उसी सीरीज़ के एंड के टॉपिक्स में से एक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि रिलेटेड टू हार्डवेयर है इसलिए हम हार्डवेयर से पहले इंस्टॉलेशन ही हमने हार्डवेयर पे करनी है ना, तो हार्डवेयर की पहले बात करेंगे, देन हम सॉफ्टवेयर की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके जी, डेस्कटॉप अटैच्ड स्टोरेज या डायरेक्ट अटैच स्टोरेज में सबसे पहले जो हार्ड डिस्कें यूज़ होती थी दैट वाज SCSI, स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेस, ओल्ड नावाडेज रियर टू व्यू। रियर टू व्यू का मतलब है कि अभी देखने को बहुत कम मिलेंगी, मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। शायद नज़र कहीं आपको किसी वर्क स्टेशन में लगी हुई मिल जाए तो ओके, वरना नहीं मिलेंगी। या किसी के पास कोई 10 साल पुराना कोई सिस्टम चल रहा है और उस पर उसने डेटाबेस इंस्टॉल की हुई है तो मे भी ये हो सकता है कि उसमें आपको SCSI ड्राइव मिल जाए।
अब जितना भी नया हार्डवेयर मार्केट में अवेलेबल है उसमें SCSI इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे एक टर्म है जी IDE, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोड्यूस्ड इन 90s एज ए स्टैंडर्ड आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, आंसी जैसे हम कहते हैं, वो मतलब स्टैंडर्ड बनाता है। तो IDE का जो स्टैंडर्ड था 90s यानी कि 1990 में इसको स्टैंडर्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले कहाँ पे यूज़ होता था? उससे पहले इसे IBM ने अपनी एक मशीन थी XT, ये पिछली स्लाइड में मैंने ये वाली XT मशीन है जी, इसमें इस इंटरफेस को IBM ने पहली दफ़ा यूज़ किया था, लेकिन उस टाइम तक ये स्टैंडर्ड नहीं था बना। उसके बाद 90s में स्टैंडर्ड बना, यानी कि 90s से पहले IBM ने अपने XT कंप्यूटर में इस इंटरफेस को यूज़ किया था, IDE स्टैंडर्ड इंटरफेस को यूज़ किया था। ओके जी, ये ऑब्सलीट हो गया, ख़त्म हो गया, हमें इससे गर्ज नहीं है। देन IBM ने अगेन एक इसी पे काम किया, MCAID 16 बिट माइक्रो चैनल बनाया, ये भी प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड बाई IBM, ऑब्सलीट हो गया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद ATAIDE 16 बिट ISA करंट। अब IDE तो जो है ना स्टैंडर्ड के तौर पे पूरी दुनिया में चल पड़ा, फिर इसके साथ एक नई चीज़ अटैच होगी, दैट इज़ ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये ATAIDE जो स्टैंडर्ड है ये अभी तक चल रहा है, और इसकी डिवाइसेस अवेलेबल हैं या नहीं है वो अलग बात है। इसमें कुछ टर्म्स हैं ऐसी जो हमारे आम ज़ुबान में या आम हमारी जो टेक्नोलॉजी लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये यूज़ होती है IDE डिवाइस लेके आओ, अच्छा आटा का कनेक्टर लेके आना, अच्छा पाटा का कनेक्टर लेके आना। तो ये टर्म्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि हमें एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए हार्डवेयर लेवल पे इंस्टॉलेशन से पहले, ताकि जब हम इंस्टॉलेशन करें और उसके बायोस को खोल के देखें और वहाँ पे कहीं ATA लिखा हो, कहीं PATA लिखा हो, कहीं IDE लिखा हो, कहीं पे रेड लिखा हो, तो हमें एटलीस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पे प्रॉब्लम में ना आ जाएं, हमें पहले से कंफर्म होना चाहिए। ओके जी, ये तो करंट स्टैंडर्ड फिर यहाँ से शुरू हुआ जी, ATAIDE 16 बिट ISA। उसके बाद इसमें इन्हेंसमेंट, ATA क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, मैंने पहले बात की है। और उसके बाद इस स्टैंडर्ड में ATA1, ATA2, ATA3, 4, 5, 6 अप टू 7 इंक्रीमेंटल अपडेट्स आती रहीं या डेवलपमेंट होती रहीं या न्यू इन्हेंसमेंट होती रही। यहाँ से लेके काम जब शुरू हुआ तो इस वक्त तक जब ATA4 आया तो उन्होंने फिर अल्ट्रा DM में 33 MB पर सेकंड स्पीड के हिसाब से, यानी कि ये जो केबल थी ये केबल 33 MB डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू हो गई। उससे पहले इतना नहीं थी करती, उससे पहले इसकी जो स्पीड थी वो कम थी। तो ये ATA4 के साथ ही ये इंट्रोड्यूस हो गया जी, ये स्पीड का मामला। फिर ATA5 में 66 MB पे बात पहुंच गई, ATA6 में 100 MB पे एंड ATA7 पे 133। इसका मतलब है कि जिस बंदे ने लास्ट टाइम ये कहीं केबल यूज़ को की होगी या की थी, मैंने इस केबल को जो यूज़ करना छोड़ा था इन 2010। उसके बाद मेरे सीरियल केबल के साथ वास्ता मेरा पड़ा, लेकिन 2010 तक मैं इस केबल को यूज़ करता रहा, और कुछ लोग 2010 के बाद भी, और कुछ लोग आज भी इस केबल को यूज़ कर रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि इस केबल के साथ जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है ना वो मैक्सिमम 133 MB पर सेकंड के हिसाब से मूव कर सकता है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि 166 MB के हिसाब से मूव कर सकता है, लेकिन जो मोस्टली आपको बुक्स में या फॉरम्स पे जो आपको ये स्पीड मिलेगी। ओके जी, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई। अब IDE के साथ ATA, असल में IDE की हम बात कर रहे हैं तो ATA उसके साथ अटैच है। अब ओके जी, आई थिंक कि आपको ये समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा इसी स्लाइड पे मेरी बात को सुने तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। IDE एक स्टैंडर्ड था, IBM ने फर्स्ट टाइम इसे XT कंप्यूटर्स में यूज़ किया, बाद में 90s की दिहाई में ये एक ANSI जो अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज़ कर दिया, तो पूरी दुनिया ने इसको इस स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी डिवाइसेस बनाना शुरू कर दी। उस डिवाइसेस में ये एक डिवाइस, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का ये वाला इंटरफेस बना, और ये इस इंटरफेस के साथ इस केबल के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी हुई मेन बोर्ड के साथ। ये मेन बोर्ड है, ये केबल है, इस बोर्ड में ये वाली केबल लगा दें और हार्ड डिस्क के साथ अटैच कर दें तो ये IDE कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब जब हम IDE की बात करते हैं, IDE एक स्टैंडर्ड है, उसमें फिर इंटरफेस है IDE स्टैंडर्ड इंटरफेस,
ये इंटरफेस है और इसको कनेक्ट करने के लिए ये रिबन केबल है। समटाइम इसे 80 पिन केबल भी कहते हैं। इसमें अटैचमेंट ATA एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट का एक कॉन्सेप्ट आया और फिर उसमें इन्हेंसमेंट होती रही और ATA 7 पर जाके ये ख़त्म हो गई चीज़। उसके बाद फिर इसमें डेवलपमेंट नहीं आई क्योंकि उस टाइम तक दूसरी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी थी। हो सकता है कि आपका वास्ता इस टाइप के कंप्यूटर के साथ पड़े। मेनली मेजरली ये जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं, मिनी डेस्कटॉप है या टावर डेस्कटॉप सिस्टम है या नॉर्मल डेस्कटॉप होते हैं या आपके नॉर्मल रेड सिस्टम होते हैं, उसमें आपको इस तरह के इंटरफेस मिलेंगे। तो हो सकता है कि इस तरह के हार्ड डिस्क पे आपको मिल जाए, अगर वो यूज़ करना पड़ जाए आपको तो। और इंटरफेस को कहते हैं IDE इंटरफेस या आटा इंटरफेस, कई लोग इसे आटा इंटरफेस भी कहते हैं। और इसका जो लास्ट स्टैंडर्ड था ATA 7 था और ATA 7 की जो मैक्सिमम स्पीड थी 133 MB पर सेकंड के हिसाब से वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकता था फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन बोर्ड और आगे उसके डिवाइसेस को या जो आउटपुट डिवाइस है उसकी तरफ। ओके जी, पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। द पैरेलल ATA standard is the result of a long history of incremental technical development which began with original AT attachment interface developed for use in early PC AT equipment। यहाँ पे मैं आटा की बात कर रहा था, अब IDE ही रहा और IDE में जो ATA है इसके साथ P लग गया, पैरेलल। तो कई लोग इसको IDE इंटरफेस कहते हैं, कई लोग ATA इंटरफेस कहते हैं, कई लोग इसे पाटा या PATA इंटरफेस भी कहते हैं। इसी केबल को, इसी इंटरफेस को और इसी केबल को, बस ये समझने के लिए काफ़ी था इसलिए मैंने इसकी बात की। देन अटापी ATAPI अटापी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के साथ PI का इजाफा हुआ और वो बन गया जी पैकेट इंटरफेस। ATA पैकेट इंटरफेस अटापी इज़ ए प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन एडेड टू पैरेलल आटा एंड सीरियल आटा। सीरियल की बात नहीं कर रहा, बस पैरेलल की बात याद रखेंगे। यहाँ पे अटापी रेफर्स टू रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक सीड रूम ETC वगैरह। पीछे चलते हैं जी, पीछे स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कि हार्ड डिस्क का इंटरफेस देखें और सीड रूम का इंटरफेस देखें, एक ही बात है। लेकिन जब हम सीड रूम की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं अटापी, अटापी डिवाइसेस। बायोस में अगर अटापी नामी कोई आपको वर्ड नज़र आए ड्राइव्स के अंदर, अभी हमने बायोस का एक नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखना है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये सीड रूम यहाँ पे जो इस लिस्ट में जो चीज़ें शो हो रही होंगी इसी इंटरफेस के थ्रू वो हमें सीड रूम या DVD रूम शो हो रहा होगा। अब सीड रूम और DVD रूम, मिनी DVD रूम भी होते हैं और थोड़े ये इस साइज़ के DVD रूम भी होते हैं। इंटरफेस दोनों का सेम ही है। अब पैरेलल की बात क्या थी, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि दो केबलें लगी हुई हैं, एक ये एक ये। इसका मतलब है कि इस सिंगल कनेक्टर से पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है इस पे और इस पे। अगर एक तरफ मैं हार्ड डिस्क लगा दूं और इसका ये सिरा मैं हार्ड डिस्क में लगा दूं और दूसरा सिरा इसका इस सीड रूम में लगा दूं और इकट्ठे रख दूं इन्हें, तो इसका ये पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगी हमारी। आई थिंक आपको ये सारी बात समझ आ गई। फाइनली जी, अब IDE हो, ATA हो, PAT हो, अटापी हो, रेफर्स टू द सेम थिंग विथ स्टैंडर्ड लिमिटेशंस। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल IDE एक मेजर जो इंटरफेस है वो एक मेजर चीज़ है, वो चाहे आपके पास सीड रूम है, चाहे DVD रूम है, चाहे आपके पास हार्ड ड्राइव है, उसमें सब में सेम है। लेकिन अगर हम सीड रूम की बात करते हैं उसे हम कहते हैं अटापी। अगर हम पैरेलल मतलब सीड रूम भी साथ जोड़ा है या पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है उसे हम पाटा कहते हैं। ATA IDE ये सारी एक ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी बात की थी कि थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि सीरियल क्या है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सीरियल ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी कि एस का साथ इजाफा किया गया, इसका मतलब था सीरियल। यहाँ पे आके ये जो केबल थी, बाकी सब कुछ वही रहा, ये जो केबल थी ना और ये इंटरफेस चेंज हुआ और चेंज होके इस इंटरफेस में आ गया जी। ये जी इसे साटा केबल कहते हैं या सीरियल केबल कहते हैं, सीरियल डाटा केबल जिसने डाटा मूव करना होता है। और ये इसका पावर कनेक्टर है जी। पावर कनेक्टर भी चेंज हो गया और साटा केबल भी चेंज होगी। इस इंटरफेस की जितने भी डिवाइसेस हैं उन्हें हम साटा इंटरफेस की डिवाइसेस कहते हैं या सीरियल AT अटैचमेंट कहते हैं। साटा इज़ अ कंप्यूटर बस इंटरफेस दैट कनेक्ट्स होस्ट बस अडाप्टर टू मास स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स। लो जी, DVD रूम है जहाँ पे ये अटापी यूज़ हो रहा था। अगर इस इंटरफेस के साथ CD रूम या DVD रूम हो, ऑप्टिकल ड्राइव्स कहते हैं। एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स
अभी सॉलिड स्टेट को भूल जाएंगे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे हम सिर्फ साटा की बात कर रहे हैं। साटा में फिर क्या इजाफा हुआ, आईडीई में तो ये सारा कुछ यहाँ तक इजाफा हुआ ना कि 133 MB तक ये डाटा आपका मूव करवा सकती थी। तो फिर साटा में क्या इजाफा हुआ, ओके जी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी नंबर 1, देन साटा इंटरफेस पोर्ट हॉट प्लगिंग। ये जो इंटरफेस था, ये क्या हॉट प्लगिंग का मतलब ये क्या है कि आपका सिस्टम चल रहा है, आपके पास 2 हार्ड डिस्कें लगी हैं, उस सिस्टम में से एक हार्ड डिस्क पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे हार्ड डिस्क को अचानक आपको ज़रूरत पड़ी कि मैंने इसे उतारना है, इसे अभी मैंने यूज़ नहीं करना, मैं बाद में इसमें कुछ करूँगा या कुछ और डाटा डालूंगा और फिर इसे लगा दूंगा, तो आप चलते हुए सिस्टम से हार्ड डिस्क उतार सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी सूरत में सिस्टम बंद नहीं करना चाहते और आपकी सेकंड हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई है, तो आप उसको चलती हुई हार्ड डिस्क को उतार सकते हैं और वापस उसकी जगह पर नहीं रिप्लेस करेंगे तो हार्ड डिस्क चल जाएगी। इसका मतलब ये हो कि आपको सिस्टम को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड डिस्क चलती रहे, आपका सिस्टम चलता रहेगा और आप हार्ड डिस्क उतारें लगाएं, कोई इशू नहीं है। ये सबसे बड़ा हमें फ़ायदा हुआ साटा केबल का या सीरियल केबल का। उसके बाद जी तीसरा बड़ा फ़ायदा जी, डाटा ट्रांसफ़र एट रेट ऑफ अप टू 6 Gbps। इसका मतलब तकरीबन 600 Mbps पर सेकंड के हिसाब से स्पीड, कहाँ 133 और कहाँ 600 Mbps। तो ये तीसरा मेजर बड़ा फ़ायदा हुआ जी। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि IDE इंटरफेस में और साटा इंटरफेस में बड़े मेजर डिफरेंस क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि साटा इंटरफेस के साथ जो डिवाइसेस आई थी वो लार्ज कैपेसिटी की थी, 4 TB, 5 TB, 6 TB, और इनमें हॉट प्लगिंग का जो था, ये जो है क्या कह सकते हैं इसे, कि इसमें एक फ़ीचर है। तीसरा इसमें सबसे बड़ा फीचर ये था कि इसका डाटा रेट का जो ट्रांसफ़र रेट है वो कहीं बढ़ गया। नेक्स्ट जी, उसके बाद जी साटा के फिर वर्जन आए। साटा रिवीजन 1 है जो, उसमें 1.5 गीगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से स्पीड थी, 2 में 3 के हिसाब से थी, 2.5 में मैंने लिखा नहीं, और वीएन 3 में 6। इसका मतलब है कि अगर आपके पास साटा का वर्जन 3 है या रिवीजन नंबर 3 है साटा वर्जन की, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट की, यानी कि सीरियल इंटरफेस की रिवीजन 3 है आपके पास हार्ड डिस्क की, तो उसमें 6 गीगाबिट के हिसाब से आपकी डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। देन 3.1 आया, 3.2 के साथ 16 गीगाबिट पे बात पहुंच गई, और 2016 में 3.3 इंट्रोड्यूस हुआ। मेरा भी इसके साथ कोई वास्ता नहीं रहा, हो सकता है आपका भी ना हो, या हो सकता हो जाए, लेकिन ये मार्केट में मेजर अवेलेबल है, इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगी 3.0, या हो सकता है 3.2 भी मिल जाए। अभी मेरा जो ज़्यादातर मुझे जो हार्ड डिस्कें मैंने देखी हैं अवेलेबल है मार्केट में, 3.0 के साथ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर लगती है। ओके जी, साटा इंटरफेस के फिर 2 डिवाइसेस आई साटा हार्ड ड्राइव में, एक ई साटा आई जिसे एक्सटर्नल साटा कहते थे, और एक एम साटा आई जिसे मिनी साटा कहते थे। हमारा ज़्यादातर जो ताल्लुक है वो सिंपल साटा के साथ रहेगा जी, इसलिए हम सिंपल साटा की बात करेंगे। मिनी साटा में फिर M1 और M2 भी आई, M2 साटा, M1 साटा। अगर आपको इसके साथ कोई वास्ता पड़े तो आप देख लीजिएगा, वरना यहाँ पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपकी अपनी सर्चिंग के लिए। लेकिन मैंने बता दिया है कि साटा में भी 2 वर्जन थे, ई साटा था और एक मिनी साटा था, एम साटा जिसे बोलते हैं, और फिर एम साटा में भी M1 था और M2 था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। यहाँ पे IDE जो रिबन केबल है उसके मैंने बात की, यहाँ पे देखें जी वो कह रहा है जी 40 वायर के साथ 33 MB की स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर, वही केबल, लेकिन आप देखें केबल में ना डिस्टेंस ज़्यादा है इसमें। इसका मतलब है कि इसकी 33 पिनें थी, 33 एक साइड पे, 33 दूसरी साइड पे, तो 66 के साथ ये जो है ना स्पीड इसकी आती होगी, मतलब इसकी केबल बनी होगी दोनों साइड पे। इसमें देखें केबलों की बहुत बारीकी है, इसमें थी 80 वायर्स, यानी कि 40 वायर्स की केबल और 80 वायर्स की केबल, लेकिन जो ये कनेक्टर था ये दोनों का सेम था, ये इसका भी सेम है, ये इसका भी सेम है। और जो ये रेड केबल बनी हुई है ये बताती है कि आपने किस साइड से इसे लगाना है। ये सीड रूम है अगर आपके पास, यानी कि टपी डिवाइस है, या आपके पास हार्ड डिस्क है, उसके इंटरफेस की तरफ भी एक इस तरह की पिन बनी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस केबल को इस साइड से इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड में लगानी है। और फिर 80 वायर्स के साथ, यानी कि ये जो पिन है अगर इनको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 40 और 40 साइड पे, 40 दूसरी साइड पे जो होती हैं पिन है, तो 80 वायर्स के साथ इसे चलना था। 80 66/100 133 इसका जो स्टैंडर्ड है वो बनता है। इस पर आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होता था 133 MB के हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र होता था। ओके जी,
नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। एडवांस्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे लेक्चर में जो चीज़ है ना वो यही है, इसको आपने समझना है। मैं भी थोड़ा सा इस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करूँगा ताकि आपको इसे सही तरीके से समझा पाऊँ। is an open host controller interface published and used by Intel, which has become a de facto standard. It allows the use of advanced feature of SATA such as hot plug and native command queuing NCQ. If AHCI is not enabled by motherboard and chipset, SATA controllers typically operate in IDE emulation mode, which does not allow to access device features not supported by the ATA, also called IDE standard. Windows device drivers that are labeled as SATA are often running in IDE emulation mode unless they explicitly state that they are AHCI mode. In RAID mode are mode provided by the proprietary driver and command set that allow to access the SATA advanced features before AHCI become popular. Modern version of Microsoft Windows, Mac OS X, FreeBSD, Linux with version 2.6, 19 onward, as well as Solaris and OpenSolaris include support for AHCI, but older operating systems such as Windows XP do not. ये जल्दी जल्दी मैंने पढ़ा जी। अब इसको हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये जी इंटेल ने एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया एडवांस्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस का। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि साटा के सीरियल पोर्ट के साथ हमें तीन बड़े फीचर मिले। एक हमें फ़ीचर मिला कि हॉट प्लग इन हो सकता था। वो हॉट प्लग इन कब हो सकता था? वो उस वक्त हो सकता था जब आपका जो मदरबोर्ड है, जो आपका सिस्टम है, वो एडवांस्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस के साथ इनेबल्ड हो। ये उसके साथ इनेबल होना चाहिए, तब आप हॉट प्लग ये वाला फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये इनेबल है तभी आप नेटिव कमांड क्यूइंग NCQ को इनेबल कर सकते हैं। अब ये नेटिव कमांड क्यूइंग क्या है और हॉट प्लग इन क्या है, ये हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा डिटेल में। ओके जी, पीछे आए थोड़ा सा हम यहाँ पे, नहीं वापस चलते हैं जी डिस्क की तरफ। ठीक है जी, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं ना। ये फीचर तो इंटेल ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जिन मदरबोर्ड्स में ये फ़ीचर इनेबल नहीं होता, इस सारी कहानी को समझने के बाद मैं आपको बताने लगा हूँ उर्दू में, कि जिन बोर्ड में ये वाला फ़ीचर इनेबल नहीं है और साटा इंटरफेस के साथ हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसमें ना ये वाला हॉट प्लग का फ़ीचर चलेगा, ना नेटिव कमांड क्यूइंग का फ़ीचर चलेगा। ओके जी, लेकिन जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ड्राइवर है ना, जो स्टोरेज के साथ कम्युनिकेट करवा रहा होगा बोर्ड को, या ऑपरेटिंग सिस्टम जिस हार्ड डिस्क के साथ ऑपरेट करने के लिए जिस ड्राइवर को यूज़ कर रहा होगा, वो आपको हार्ड डिस्क तो साटा के तौर पे शो करवाएगी कि सीरियल इंटरफेस पे कनेक्टेड है, लेकिन असल में वो हार्ड डिस्क IDE मोड में चल रही होगी, वो साटा मोड में होगी ही नहीं। ड्राइवर आपको यही शो करा रहा होगा कि आपके पास सीरियल इंटरफेस के मोड में चल रही है, लेकिन वो असल में IDE स्टैंडर्ड के मोड में चल रही होगी। तो अगर IDE के मोड में चल रही है तो फिर आपको ये दो वाले फीचर नहीं मिलेंगे और वो डाटा ट्रांसफ़र भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें तो आपकी ना क्लियर हो गई फिर कि आपके पास तीन फीचर अवेलेबल नहीं है। ना आपके पास हॉट प्लग का फ़ीचर अवेलेबल है, ना NCQ का फ़ीचर अवेलेबल है, और ना डाटा ट्रांसफ़र का जो 6 Gbps की हम बात कर रहे थे ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। वो कितना अवेलेबल होगा? आपके पास होगा 133 Mbps/s सीरियल इंटरफेस के ऊपर रहते हुए, अगर आपके पास ये AHCI इनेबल्ड नहीं है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो हार्ड डिस्क है सीरियल इंटरफेस पे कनेक्टेड होती है, बोर्ड में ये फ़ीचर भी होता है, लेकिन बायोस में जाके ये फ़ीचर डिसेबल होता है। उस वक्त भी अगर ये डिसेबल्ड है और आपके हार्ड डिस्क नॉर्मल किसी और मोड में कनेक्टेड है, देन भी आपको क्या होगा, फिर भी आपको ये वाले फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। अब करते हैं नेटिव कमांड क्यूइंग। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ है जी 1 सेकंड में हार्ड डिस्क कितने प्रोसेस को रिप्लाई कर सकती है, कितने प्रोसेस चला सकती है। फॉर एग्जांपल, प्रोसेसर हार्ड डिस्क से डाटा रिक्वायर करता है कि मुझे 4 गानों का डाटा दो, 4 गाने मैंने रीड करने हैं, लेकिन साथ ही मैंने 2 GB की एक डाटाबेस की फ़ाइल है वो पेस्ट करके उसको राइट करना हार्ड डिस्क के ऊपर।
और साथ ही 10 कोई और उसे प्रोसेस भी भेज देता है, तो एक टाइम में हार्ड डिस्क कितने प्रोसेस को मैनेज कर सकती है, इसे कहते हैं नेटिव कमांड क्यूइंग, NC क्यू। और हार्ड प्लग का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका मतलब होता है कि चलते हुए सिस्टम में हार्ड डिस्क को उतारना है और वापस लगा देना है। ये जो था ना NC क्यू का फीचर, ये बहुत अच्छा फीचर था। इससे क्या हुआ कि हार्ड डिस्क में सीक्वेंस बन गया ऑपरेशंस का, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क ने परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करना शुरू कर दिया। अब ऐसा हो सकता है, इसका फ़ायदा क्या है जी, अब आप समझेंगे कि असल में मैं OCA सीरीज़ के अंदर इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो कि आपकी हार्ड डिस्क जो है सीरियल इंटरफेस पे कनेक्टेड है, आपके सिस्टम में AHCI फीचर भी अवेलेबल है, लेकिन आपने इसको बायोस में जाकर डिसेबल किया हुआ है, या पहले से जब आपके पास हार्डवेयर मिला, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड मिला, या आपने इंस्टॉल करना था ऑपरेटिंग सिस्टम को और उससे पहले जब आपके पास सिस्टम मिला तो ये वाला फीचर उसके अंदर इनेबल नहीं था। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उस पर डेटाबेस चला दी, इंस्टॉल कर दी, कन्फिगर कर दी। अब आप उस पर डेटाबेस पे क्यूरीज आ रही है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आप डेटाबेस को जितना मर्जी ट्यून कर लें, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आपके पास परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आप सोल्यूशन ढूंढते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे कोई हार्डवेयर टेक्नीशियन या हार्डवेयर सिस्टम साइड का बंदा आपको ये बताएगा कि भाई आपने ये वाला फीचर इनेबल नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम साइड से जाकर फिर आप इस फीचर को इनेबल करें। 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि आप कर लेंगे लेकिन नहीं होता। कोई 50 या 60 समटाइम ऐसे चांसेस होते हैं कि हो जाए। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले पहले आपने AHCI के फीचर को इनेबल कर लेना है। ठीक है जी, SMP मशीन के अंदर अगर आपकी हार्ड डिस्क सीरियल इंटरफेस पे कनेक्टेड है तो ये ज़रूरी है। अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करना हो ना तो ये मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके पढ़ें आप। डेल की साइट पे ये पड़ा हुआ है तो आपको फिर इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल इंटरफेस में देखते हैं यहाँ पे जी। अब आपको इसकी सही अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस तस्वीर में देखें जी, SATA ऑपरेशंस। अच्छा, ये डेल 960 एक सिस्टम है, ये डेस्कटॉप सिस्टम, यानी कि ब्रांडेड डेस्कटॉप सिस्टम डेल का। उसकी बायोस अगर खोलें, हार्ड डिस्क आपने लगाई हुई है। हार्ड डिस्क को खोलने के उसको सिस्टम को चलाएंगे और F2 अगर आप प्रेस करेंगे, या डेल में जो भी आपके उस टाइम बायोस में जाने के लिए उसका जो फंक्शन की है वो आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये बायोस खुल जाएंगी। बायोस में फिर ड्राइव्स को आप एक्सपेंड करेंगे, ये प्लस का इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक्सपेंड हो जाता है। SATA ऑपरेशंस में क्या 4 ऑपरेशंस आपके पास अवेलेबल हैं 960 सिस्टम में। एक है जी रेड ऑटो डिटेक्ट /AHCI, रेड ऑटो डिटेक्ट /ATA, रेड ऑन और लिगेसी। लिगेसी का मतलब है कि आपका यहाँ पे सिस्टम कनेक्टेड था, आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क भी सीरियल इंटरफेस पे यानी कि SATA हार्ड ड्राइव लगी हुई थी, आपके सिस्टम में AHCI फीचर भी इनेबल था, मतलब अवेलेबल था, लेकिन आपने लेगेसी को टिक किया हुआ था, तो फिर आपको हॉट प्लग वाला फीचर नहीं मिलेगा, ना आपको वो डाटा ट्रांसफ़र रेट मिलेगा। और जब आपको दोनों ही चीज़ नहीं मिलेंगी तो फिर आपकी डाटाबेस की परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है, नहीं होगी। तो इसलिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन से पहले बायोस में जाके इस चीज़ को लाजमी चेकअप करना है कि कहीं ये लेगेसी पे सेट तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है जी। वो कहता है जी एक लेगेसी पे कनेक्ट होता है, द हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर इज़ कन्फिगर्ड फॉर लेगेसी मोड यानी कि IDE मोड। रेड ऑन का SATA इज़ कन्फिगर्ड फॉर रेड ऑन एवरी बूट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप सिस्टम ऑन करेंगे ना तो सिस्टम के बायोस पे एक जो है ना, जब मैसेज आने शुरू होंगे तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा कि अगर आपने रेड कन्फिगरेशन करनी है तो आप कर सकते हैं, यानी कि रेड कन्फिगरेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगी अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड ऑटो डिटेक्ट /ATA रेड इफ साइन ड्राइव्स। ठीक है जी, अदरवाइज आटा। ठीक है जी, अगर आप ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, अगर तो रेड उन पे कन्फिगर्ड है तो वो रेड के साथ चल पड़ेगा, अगर वो रेड कन्फिगर नहीं है और आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर आटा इस मोड में चल पड़ेगा जिसमें आपको AHCI वाला फीचर अगेन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये फीचर रेड ऑटो डिटेक्ट आटा और लेगेसी, इन दोनों फीचर्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सीरियल इंटरफेस पे कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब दोनों में से आपने कोई सिलेक्ट नहीं करना। और सबसे एंड पे जी रेड ऑटो डिटेक्ट /AHCI। इसका मतलब है कि अगर आपने रेड कन्फिगर किया हुआ है और
इसको सेलेक्ट किया तो फिर आपका रेड तो आपके पास होगा ही होगा, भी रेड क्या है इसकी बात बाद में करेंगे, और साथ इसके AHCI का फीचर मिल जाएगा। यहाँ की तो कहानी थी ये। अगर आपके पास रेड कन्फिगर्ड नहीं है लेकिन आप फिर भी AHCI मोड में चलाना चाह रहे हैं तो आप चुप करके इसको सेलेक्ट कर दें और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। अगर आपने चलते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको सेलेक्ट कर दिया तो हो सकता है आपके पास ब्लू स्क्रीन का एरर आ जाए और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही ना करे, फिर वापस आप लेगेसी पे लेके आएंगे तो चल जाएगा। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि पहले आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू यूर एनवायरनमेंट। अब आज की मैं बात करूं तो आपको हर सूरत में AHCI को ही सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि आजकल IDE इंटरफेस जो है वो अवेलेबल नहीं, ख़त्म हो गया, अपस्लीट हो गया है। लेकिन अगर कहीं है अवेलेबल तो मे बी, और जिन सिस्टम्स में वो अवेलेबल भी है इंटरफेस वहाँ पे ये AHCI हो सकता है फीचर ही ना मिले आपको, लेकिन हो सकता है मिल जाए, क्योंकि कुछ नॉन ब्रांडेड जो बोर्ड होते हैं अगर आप ख़रीदें तो उसके अंदर आपको अभी भी IDE इंटरफेस जो है ना वहाँ पे उसमें स्लॉट मिल जाएगी आपको। अगर समटाइम ऐसे होता है कि आपको हार्ड डिस्क कनेक्ट करना पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और भी ये बायोस हैं जी। डेल एक लैपटॉप है जी, लैटिट्यूड E7240। इसमें देखें डिसेबल्ड लिखा है। डिसेबल्ड का मतलब लेगेसी है कि कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं होगा, ना रेड का होगा ना AHCI का होगा। डिसेबल्ड का मतलब लेगेसी ही हुआ। और अगर AHCI कर देंगे तो फिर आपको वही 3 फीचर, जिसमें नेटिव कमांड क्यू और हॉट प्लग और देन डाटा रेट, तीनों फीचर यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे अगर AHCI आप सेलेक्ट करेंगे तो। अभी जो इतने भी बोर्ड अवेलेबल हैं, मेन बोर्ड जो SMP मशीन्स में लगते हैं, उनमें सभी में ये फीचर होता है AHCI वाला। तो आप रेड कन्फिगर करें या ना करें, दोनों सूरतों में आपने AHCI को ज़रूर सेलेक्ट करना है। अगर रेड कन्फिगर कर लिया तो रेड ऑटो डिटेक्ट /AHCI कर लें। अगर रेड नहीं किया कन्फिगर तो फिर AHCI मोड पे चला लें। अब हो सकता है कि आपकी जो आपने सिस्टम यूज़ करना है उसके अंदर AHCI सिर्फ ना लिखा हो, इसमें ऐसे लिखा हो कि रेड ऑटो डिटेक्ट /AHCI, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लें। ये जी सारी है AHCI की कहानी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी अगली स्लाइड पे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में अब आपको AHCI का तो पता चल गया। 3 फीचर जी, हॉट प्लग का, फास्ट डाटा रेट का और नेटिव कमांड क्यू का। अगर आपने फीचर अवेल करना है तो आपको AHCI इनेबल करना होगा अपने सिस्टम की बायोस में। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये तस्वीरें लगाई, ज़रूरी नहीं हो कि आपने जो सिस्टम यूज़ करना है ना, अगर तो आप डेल के सिस्टम यूज़ करेंगे तो मोस्टली यही वाले ऑपरेशंस मिलेंगे। HP में कैसे नज़र आते हैं मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन HP के हार्डवेयर के साथ नहीं रहा। लेकिन जो बात बताने की थी वो थी कि AHCI समझ आ जाए, वो आपको HP के बोर्ड में मिलेगा, वो आप ASUS का बोर्ड यूज़ करेंगे उसमें मिलेगा, जो भी बोर्ड यूज़ करें उसमें ये फीचर होगा ही होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है। और अगर ये है और आपने इनेबल नहीं किया तो फिर आपको जो फीचर मिलेंगे वो IDE इंटरफेस वाले मिलेंगे, मतलब ना हॉट प्लग का मिलेगा, ना आपको नेटिव कमांड क्यू का मिलेगा, ना आपको फास्ट डाटा रेट का मिलेगा। ओके जी, यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे साटा की बात कर रहे थे, सॉरी। तो साटा में हमें जो मैक्सिमम मार्केट में इस टाइम हार्ड डिस्कें अवेलेबल हैं वो 3.0 के साथ आपको मिल जाएंगी। हार्ड डिस्क के ऊपर भी लिखा होता है सम टाइम साटा रिवियन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवियन हम इसे मोस्टली बोलते हैं। इसका मतलब है कि साटा रिवियन 3.0 में आपको 600 Mbps स्पीड डाटा ट्रांसफ़र की मिल जाएगी। मे भी हो सकता है कि आपको 3.2 भी मिल जाए, हो सकता है 3.3 भी मिल जाए अभी मार्केट में। साटा यानी कि सीरियल इंटरफेस में, ये सीरियल इंटरफेस यहाँ पे पीछे हो रही थी IDE इंटरफेस के बाद। IDE में फिर ATA आया, PATA आया, ATAPI आया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सीरियल इंटरफेस की। और सीरियल इंटरफेस में एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट वही चलती रही। यहाँ पे आ जाते हैं जी जो हमारा तीसरे नंबर की, यानी कि अभी तक हमने डिस्कस किया है SCSI को, जिसको हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। देन हमें कोई रेयर थोड़ी बहुत मिल जाएंगी आपको, दैट इज़ IDE, देन साटा। देन चौथी की अगर हम बात करें तो फिर वो बात आती है SAS ड्राइव की। SAS क्या है जी? सीरियल अटैच्ड SCSI। SCSI की हमने सबसे पहले बात की थी, लेकिन SCSI अब चूँकि ख़त्म हो गई है, उसी की बात करें तो अगेन ओके।
अब उसी के साथ आप इन्हेंसमेंट लगा लें उसमें या जो भी लगाएं, लेकिन इसमें सब का सब जो वो उसको कैलकुलेटेड उसकी बात ये है कि सैस ड्राइव की अभी हमने बात करनी है, दैट इज़ सीरियल अटैच्ड SCSI। सर्वर साइड की अगर बात करें हम SMP मशीन्स में, तो आपको सैस ड्राइव मिलेगी। सैस ड्राइव की क्या खसूसियतें होती वो भी सीरियल उस पे इंटरफेस पे ही कनेक्टेड है। उसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो उसकी RPM की स्पीड ज़्यादा मिलेगी, यानी कि आपकी जो सैस साटा ड्राइव है उससे भी एडवांस लेवल पे आपको जाकर डाटा ट्रांसफ़र रेट मिलेगा। कितना मिल सकता है ये देखते हैं जी। क्योंकि मिलेगा, क्योंकि जो साटा ड्राइव है वो मैक्सिमम 7200 RPM के साथ आपका अवेलेबल होती है, जबकि इसका ये सैस ड्राइव आपको 10K में एंड 15K में मिल जाएगी, नंबर 1। फिर इसमें भी इसकी रवैया नहीं है, जैसे सैस वर्जन 1 3.0 के साथ आया, सैस 2 6.0 के साथ आया, सैस 3 वर्जन 12.0 के साथ आया, मार्च 2013 में रिलीज़ हुआ। इसका मतलब है कि आपको सैस 3 जो ड्राइव है ये इजीली मार्केट में मिल जाएगी, अवेलेबल है, आप लेंगे तो। और इस उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होगा, 1200, यानी कि 12 गीगाबिट पर सेकंड। और सैस 4 भी अभी आने वाली है, 22.5 गीगाबिट पर सेकंड। 2017 में एक्सपेक्टेड थी, अभी तक मैंने नहीं देखी, लेकिन ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और सैस 3 भी आपको मिल जाएगी। बेस्ट फॉर सर्वर स्टोरेज एंड मोस्टली यूज्ड इन सर्वर मशीन्स बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, स्पीड, रिलायबिलिटी, connector and RPM have major difference between SAS and SATA while capture end user market like laptop and desktop while SAS widely used for server। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो SATA ड्राइव है ना वो आपको मोस्टली मिलेगी डेस्कटॉप टाइप सिस्टम्स में, और जो SMP मशीन्स में सर्वर साइड सिस्टम है, सर्वर टाइप के सिस्टम है, उनमें आपको SAS ड्राइव मिलेगी। अच्छा, SAS के मैंने यहाँ पे एक बात की है कि कनेक्टर का भी थोड़ा सा फ़र्क था जी। कनेक्टर का क्या फ़र्क था जी, आप यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, उसमें जो ये कनेक्टर है ना, इसको अगर इसको जोड़ दिया जाए दोनों कनेक्टर्स को, तो ये सैस के कनेक्टर बन जाते हैं एक साइड से। लेकिन जो बोर्ड की साइड है जो सिस्टम में लगनी है वो साइड, इसका इंटरफेस एक ही होगा। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। खैर ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है 600 GB की। अगर इसके ऊपर आप देखें तो ये सैस 12 Gbps 600 RPM 10K के साथ, ठीक है जी। 12 Gbps का मतलब है कि ये 1000 नहीं 12,000 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा डाटा इस पर। इतनी तेज़ रफ्तार स्पीड है इसकी। और इसने राउंड कितने, इसके अंदर जो प्लेटें लगी होती हैं उन्होंने राउंड कितने हिसाब से करना है जी, वो 10K के हिसाब से करना है। ये एक हार्ड डिस्क है जी। अच्छा, डेल लिखा हुआ है, डेल की हार्ड डिस्क नहीं है, ये हार्ड डिस्क है जी आपकी मेड बाय तोशिबा कॉर्पोरेशन। तोशिबा की हार्ड डिस्क है, लेकिन डेल इसे ऑन करता है क्योंकि ये डेल के सिस्टम में लग के आती है। या डेल वाले जब आपको वो सर्वर भेजेंगे या मशीन भेजेंगे, आप उनसे ख़रीदें डायरेक्टली डेल से, तो आपको जो मशीन भेजेंगे उसके अंदर जो हार्ड डिस्कें लगी आएंगी, चूँकि डेल की तरफ से आएंगी तो डेल उनको ऑन करता है, लेकिन हार्ड डिस्कें तोशिबा कॉर्पोरेशन की हैं। अगर आपने इसको चेक करना हो कि ये हार्ड डिस्क ठीक है, क्योंकि मार्केट में हार्ड डिस्क आपको रिफर्बिश हार्ड डिस्क में मिलेंगी, तो आपने आराम से चुप करके जाना है जी तोशिबा की साइट के ऊपर, और वहाँ पे इसका ये नंबर डाल दें आप, इनमें से कोई एक नंबर लग जाएगा जी। या यहाँ पे कहीं एक कोड होता है, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक सीरियल नंबर होता है इसका, उस सीरियल नंबर को साइट पर जाके डालें तो आपको हार्ड डिस्क की डिटेल मिल जाएगी। अगर ओरिजिनल है तो नज़र आ जाएगी, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हार्ड डिस्क जब लगा लेंगे, हार्ड डिस्क चल जाएगी आपके सिस्टम पे, तो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करें। जैसे समटाइम एक सॉफ्टवेयर होता है जैसे हार्ड डिस्क इंस्पेक्टर है, हार्ड डिस्क इन्फॉर्मेशन कलेक्टर सॉफ्टवेयर होते हैं। वो क्या करेंगे, वो आपको इसका सारा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर वो इन्फॉर्मेशन इस के साथ मैच करती है, ये जो ऊपर इसने वो लगाई हुई है, इसके अपनी एक पिक लगाई हुई है डेल वालों ने, या आप कह लें कि एक स्टिकर लगाया हुआ है, इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथ मैच होनी चाहिए, देन हार्ड डिस्क ओरिजिनल। अगर नहीं चल रही तो फिर ओके अल्लाह हाफिज़, फिर तो कोई मसला ही नहीं है जी, फिर जाएं और ढूंढें उस बंदे को जिसने आपको हार्ड डिस्क दी है। नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके जी, अगर सैस ड्राइव को या साटा ड्राइव को या IDE ड्राइव को, यानी कि IDE इंटरफेस की ड्राइव को या सीरियल इंटरफेस की ड्राइव को खोला जाए अंदर से, तो आपको ये हार्ड डिस्क मिलेगी जी। यहाँ पे जंपर पेन्स हैं, इसकी बात नहीं करता मैं,
ये कभी मास्टर स्लेव के लिए यूज़ होती थी, अब इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नई हार्ड डिस्क को, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। ये जो आपका आईओ कनेक्टर, यहाँ पे आपकी पावर लगेगी और यहाँ पे आपका लगेगा डाटा केबल यानी कि सीरियल इंटरफेस, और ये पावर कनेक्टर है। हार्ड डिस्क के कुछ ऐसे भी हैं जो आपको पावर कनेक्टर जो है ना, जो आईडीई कनेक्टर के साथ पावर कनेक्टर आता था आईडीई इंटरफेस वाली ड्राइव्स के अंदर, ये भी इसमें अवेलेबल है। इसमें जो मर्ज़ी आप दिल करे, हो सकता है आपके पास जो पावर सप्लाई है उसमें ये वाला कनेक्टर हो और ये वाला ना हो, लेकिन अभी जो हार्ड डिस्क मिल रही हैं आपको पावर सप्लाई, उसके अंदर ये वाला ही मिलेगा। ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना। अब हमारा जो डाटा राइट होता है ना और रीड होता है वो डिस्कों के ऊपर होता है, और वो डिस्कें हैं ये 1 2 और फिर ये नीचे 3 लगी हुई है। डिपेंड ऑन दी स्टोरेज ऑफ द हार्ड डिस्क। अगर स्टोरेज अच्छी है आपकी, यानी कि स्टोरेज ज़्यादा, तो हो सकता है ये हार्ड डिस्क हो, ये प्लेटें भी इन्हें समटाइम कहते हैं हम, या डिस्कें भी कहते हैं समटाइम। और ये जी इसके हाथ हैं जी आर्म, और यहाँ पे इसका हेड है। ये हेड डाटा रीड कर रहा होता है और यही राइट कर रहा होता है, और ये जो आर्म में इसके यानी कि हाथ हैं जो इसको इस हेड को पकड़ के रखते हैं। और यहाँ पे ये एक्चुएटर लगा होता है इसके अंदर, इसके नीचे मोटर है जो इसको ना हेड को मूव कर रहा होता है ऐसे ऐसे। आप हार्ड डिस्क में से समटाइम आवाज़ आ रही होती है टक 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 टक, तो हम बात करते हैं कि जो हार्ड डिस्क कमज़ोर हो गई है, उसका मीडिया कमज़ोर हो गया है, उसका हेड कमज़ोर हो गया है, तो इस वजह से आवाज़ आ रही है। हार्ड डिस्क को नीचे गिराए ना, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए, तब भी उसमें से ये वाली आवाज़ आना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि ये जो इसका, या तो ये इसका जो हेड है ये टूट जाता है, ये हार्ड डिस्क डायरेक्टली इसके ऊपर लगना शुरू हो जाती है, जो आम है उसकी आवाज़ आ रही होती है अंदर से रगड़ने की। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्लेटर, यहाँ पे इसको प्लेटर कहते हैं जी। ये जो सारी डिस्कें लगी हुई हैं इसको हम कंप्यूटर की ज़बान में प्लेटर कहते हैं। प्लेटर के ऊपर होती हैं 3 चीज़ें, एक होता है ट्रैक, एक होता है सेक्टर, एक होता है क्लस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज़ है। बस आपने ये इसमें एक बल्कि मैं पेंट खोलता हूँ वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, फिर शायद ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पे पेंट खोलते हैं जी, और पेंट पहले हम स्लाइड पे मूव कर लेते हैं। इसकी ये वाली स्लाइड है, और स्लाइड पे जाके हम देखते हैं कि हमारे पास एक आ जाए, अल्लाह करे जी, ये मेरे पास समझें कि आप प्लेटर, एक प्लेटर में मेरे पास अब मैं ये एक डिस्क थी, हो सकता है ये एक डिस्क को डिवाइड करते हैं। एक डिस्क के ऊपर क्या क्या हो सकता है, 3 चीज़ें, या ट्रैक होगा, या सेक्टर होगा, या क्लस्टर होगा। तीनों चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं। वैसे मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे एक मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरे पास एक डायग्राम बन गई। ओके जी, अब इस डायग्राम को अगर मज़ीद जो है खोलें तो हमें पता ये चलेगा कि यहाँ पे, अल्लाह ताला भला करे जी, इसे ट्रैक कहते हैं जी हम एक। इसको थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट का, ताकि आपको मज़ीद पता चल जाए। यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं, TRAC का ट्रैक। तो सर इसे कहते हैं ट्रैक। और ट्रैक के साथ अगर आप ये दूसरी चीज़ देखें तो हमें जो दूसरी चीज़ मिलेगी, कहीं यहाँ पर टेक्स्ट दोबारा लिखता हूँ मैं, ये पूरा जो एक राउंड बन रहा है ना, इसको थोड़ा सा मैं ना इससे कहीं इसमें मार्कर से यूज़ करता हूँ मैं, मार्कर, और ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ। हाइलाइटर सर इसमें शायद है ही नहीं, या मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा। ये पूरा जो घूम जाता है ना, इसे कहते हैं ट्रैक। हमारा डाटा कहाँ पे होगा, इस ट्रैक के ऊपर ही कहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रैक 1 है जी, ये ट्रैक 2 है, ये ट्रैक 3, ये लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन बेशुमार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इस ट्रैक के ऊपर यहाँ पे कहीं डाटा था कुछ, ये वाला डाटा, यहाँ पर कुछ आपने ABC की एक फ़ाइल रखी हुई थी, abc.txt, टेक्स्ट, इसको कहते हैं हम सेक्टर। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाना था, गाना इतनी सी जगह पे तो नहीं आएगा, गाना आएगा, फिर इसको ऐसे कर लें, आगे ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये 4 जब मिल जाएं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर आपका एक क्लस्टर। तो फिर 3 चीज़ें हुई जी, एक हो गया हमारा ट्रैक, TRAC के ट्रैक, दूसरा हमारा सेक्टर, और तीसरा हमारा क्लस्टर। तो ट्रैक तो ये हुआ, ये घूम रहा है सारा हार्ड डिस्क के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, यहाँ पे इसमें
इसके ऊपर ये जो हार्ड डिस्क हमें वाइट कलर की नज़र आ रही है, ये प्लेटर जो हमें वाइट कलर का नज़र आ रहा है, इसमें वाइट कलर का नहीं है, ये हमें वाइट कलर का नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा जाकर डाटा स्टोर होता है। एक है ट्रैक, एक है सेक्टर, एक है क्लस्टर। ये आपको बहुत ही, आप जब भी कभी स्टोरेज की बात होगी ना, तीन चीज़ों से तो आपका ज़रूर ही वास्ता पड़ेगा। अब क्या होता है, अब सेक्टर का जो साइज़ होता है ना जी, आम तौर पे वो होता है 512 बाइट, BYT बाइट, यानी कि इक्वल टू 0.5 KB। ठीक है जी, आधा किलोबाइट। अगर ये 4 सेक्टर मिल जाएं, ये सेक्टर मिल जाएं तो फिर एक क्लस्टर बन जाता है। अब यहाँ पे एक मज़े की बात है कि कभी आपने सोचा कि आपका डाटा जो है वो कैसे बच जाता है, आपका जो डाटा होता है वो आपको नज़र कैसे आ जाता है, वो रिकवर कैसे हो जाता है। उसमें रिकवरी की बात सर ये है, इसको थोड़ा सा हम और अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इसको ऐसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इसे, आपने समझना है थोड़ा सा, बस इसे अंडरस्टैंड करना है। ओके जी, ये आपके हार्ड डिस्क थे जी, आपने कहीं डाटा रख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई थोड़ा मोटा डाटा रख दिया इधर, फिर कुछ इधर रख दिया। अब मुख्तलिफ टाइम्स में आप डाटा रखते जा रहे हैं, और ये हार्ड डिस्क हम सोचते हैं कि हमारे पास 1 TB की एक हार्ड डिस्क है, यानी कि 1000 GB की, 1000 GB की आपके पास हार्ड डिस्क है। और 1000 GB में सिर्फ आपने इस्तेमाल कितना किया है जी, आपने इस्तेमाल किया है फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 200 GB। इसका मतलब है कि 800 GB आपके पास फ्री पड़ा है, और जो आपने 200 GB भी यूज़ किया वो एक जगह से इस्तेमाल, यहाँ से लेके यहाँ तक इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस्तेमाल नहीं किया, कुछ यहाँ से किया है, कोई 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 यहाँ से किया है। मुख्तलिफ जगहों से आप डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब डाटा रीड कर रहे हैं और फिर वहाँ से डाटा राइट कर रहे हैं और फिर वहीं से रीड कर लेते हैं। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम शो करवाता है वो लगता है कि आपको एक जगह मैंने एक स्ट्रीम में डाटा सेव हो रहा है। हार्ड डिस्क आपको यही शो कराती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक शो हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, डाटा मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा होता है। अब क्या हुआ कि आपने फॉर एग्जांपल इस डाटा को कर दिया डिलीट। एक टर्म होती है, हम अक्सर इसे कहते हैं पॉइंटर, POIN। पॉइंटर को जी अगर सी लैंग्वेज किसी ने पढ़ी हो तो शायद उसे आइडिया होगा। इसे कहते हैं पॉइंटर। क्या होता है, पॉइंटर होता है किसी लोकेशन की तरफ ना पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है सर, जैसे जो वेरिएबल होती है, यहाँ पे एक वेरिएबल भी लिख लेते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल, नेम ऑफ ए लोकेशन इन मेमोरी। ठीक है जी, एड्रेस ऑफ लोकेशन, इसका मतलब है कि ये नेम है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाटा रखा, एक गाना रख दिया, MP3 में रखता हूँ, कहता हूँ MP3 मैंने गाना रख दिया, और MP3 का नाम मैंने रख दिया hi2.mp3। ये क्या है, ये नाम है, और इसका फॉर एग्जांपल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है 123000001 और 100, ये इसका एड्रेस है। तो जो पॉइंटर है वो इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, और जो लोकेशन है, जो वेरी नेम है, वो किसी नाम को लोकेशन कर रहा होता है, लोकेट जो हमने रखा होता है नाम। यानी कि नाम फिजिकल नहीं होता, नाम लॉजिकल होता है, एड्रेस फिजिकल होता है आपका। ओके जी, अब क्या हुआ कि जब हमने डिलीट किया तो असल में ये नाम हो गया डिलीट, तो एड्रेस तो पड़ा रहा उसका, और वो किसी ना किसी लोकेशन को पॉइंट करता रहा। जब अब आप डाटा रखते जा रहे हैं, आपको ये डाटा नज़र नहीं आ रहा, आपने समझा कि डिलीट हो गया कहीं से। ठीक है जी, और जब आप इस नाम को भी डिलीट करते हैं तो ये नाम भी कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज कर रहा होता है ये चीज़ें, ये भी किसी ना किसी हार्ड डिस्क की लोकेशन में स्टोर हो गया होगा। अब आपने चलाई रिकवरी। रिकवरी में क्या हुआ कि उसने जब रिकवरी चलाई तो रिकवरी के सॉफ्टवेयर ने इस नाम को ढूंढ लिया और इसको भी रिस्टोर कर दिया। डाटा पहले ही पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि आपके हार्ड डिस्क में काफ़ी सारी स्पेस अवेलेबल है और जगह पर डाटा रखने के लिए। अभी ये स्कैटर्ड डाटा रखा हुआ है ना मुख्तलिफ जगहों पर, इसे हम कॉन्सेप्ट में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन होगी ये जो हार्ड डिस्क में। तो उसके लिए फिर एक टूल होता है डिफ्रेगमेंटर, जिसे फिर हम कहते हैं हार्ड डिस्क की डिफ्रेगमेंटेशन करनी होती है
तो ये डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, वो सारे हार्ड डिस्क के जो डाटा पड़ा होता है ना इधर उधर बिखरा बुखरा, उसे एक लोकेशन पे यानी कि सीक्वेंस में सेव कर देता है, जिसे कंटिन्यूस मेमोरी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जी सारा आपके सेक्टर का, यहाँ पे से हुए हैं सेक्टर को, ट्रैक को और एक क्लस्टर का। तो ट्रैक का मतलब तो ये हुआ कि हार्ड डिस्क के ऊपर आप सर्कल्स बना दें और सर्कल को ट्रैक, जैसे ट्रैक होता है एक रास्ता जाने का, फिर सेक्टर और फिर क्लस्टर। सेक्टर वो जहाँ पे जगह आपका डाटा स्टोर हो रहा है, और क्लस्टर वो जहाँ पे, क्लस्टर अगर 4-5 सेक्टर मिल जाए तो फिर एक क्लस्टर बन जाता है। अब आजकल क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट आ गया एडवांस एएफ का। यहाँ पे पेंट दोबारा खोलता हूँ और मैं इसको न्यू पेज लेता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एएफ, एडवांस्ड फॉर्मेटेड, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा सेक्टर है ना, हमारा जो ट्रैक है सेक्टर है, सच सेक्टर का साइज़ बढ़ गया और इसका साइज़ हो गया 40, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्ट क्या साइज़ है जी, 96, यानी कि 4 KB। तो अब जो आपको हार्ड डिस्क के नज़र आएंगी उसके ऊपर लिखा होता है एडवांस्ड फॉर्मेटेड। इसका मतलब है कि जो आपका सेक्टर है उसका साइज़ बढ़ चुका है। ये तो थी फिज़िकल चीज़ें, यानी कि ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर हार्ड डिस्क के ऊपर होते हैं और वो फिज़िकल होते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि वो जी मेरे हार्ड डिस्क में ना बैड सेक्टर आ गए हैं तो मैंने उनको रिमूव करवाना है। फिर कुछ लोग आगे से कहते हैं अगर जी लॉजिकल क्लस्टर हुए ना, तो अब वो लॉजिकल सेक्टर हुए अगर बैड सेक्टर हैं वो तो रिमूव हो जाएंगे, अगर फिज़िकल हुए तो फिर रिमूव नहीं होंगे। अच्छा, ये भी एक कहानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना, सॉरी आपको बड़ी कहानी सुनाई, यहाँ पे कोई एक सेक्टर था वो ख़राब हो गया, वो जगह ही ख़राब होगी फिजिकली। तो हार्ड डिस्क क्या करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटो इसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डाटा स्टोर नहीं करेगा, वो किसी और लोकेशन में डाटा स्टोर करेगा। इस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क चलती रहती है, ठीक है जी। तो आई होप सो कि अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ तो आपको 3 चीज़ों का पता चला आज। एक, आपको पता चला कि IDE इंटरफेस क्या होता है, देन आपको पता चला कि सीरियल इंटरफेस क्या होता है, देन आपको पता चला कि अगर सीरियल इंटरफेस पे आप कनेक्ट करें तो आपको 3 बड़ी मेजर जो है फीचर्स मिल जाते हैं। नंबर 1, आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी। नंबर 2, आपको हॉट प्लग का फीचर मिलेगा। नंबर 3, आपको NCQ का फीचर मिलेगा। नंबर 4 पे आप ये कह सकते हैं कि जो रिबन केबल थी वो बहुत बड़ी होती थी, और जो आपके पास पहले हमारे पास सीरियल इंटरफेस वाली वो छोटी केबल होती है। यहाँ पे एक चीज़ रहेगी जी, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सर्वर्स में तो यूज़ नहीं होती अभी तक, मैंने अभी नहीं लगी देखी कहीं पे भी, लेकिन हो सकता है कि यूज़ हो। डिवाइस दैट यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबल, इसमें जी कोई ये प्लेटर वगैरह नहीं होते, सर्किट के ऊपर ही इंटीग्रेट होती है। जैसे मेमोरी कार्ड है ना, आप किसी एक वो छोटा सा पैकेट लें, उसके अंदर लगा कर उसे मेमोरी कार्ड की चिप बनाएं और उसे अंदर लगा दें। इस सारे कॉन्सेप्ट कहते हैं SSD ड्राइव। यह बहुत तेज़ ड्राइव होती है। सम टाइम इसे के लोग कहते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, NVMe का भी एक नाम इसका आ गया जी। NVM ड्राइव दे दें, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ड्राइव दे दें आप। इसका मतलब है कि ये काम जितनी स्पीड से रैम करती है इतनी स्पीड से ही करती है, उसके बराबर तो नहीं कर सकती लेकिन उसके जैसा करती है, इसलिए इसे नॉन NVM रैम वो ड्राइव भी कहते हैं। SSD इसको कह लें या NVM कह लें, ये एक ही बात। लेकिन आपको सर्वर्स में ड्राइव मिलेगी वो दैट विल बी SAS ड्राइव, और SAS का है जी सीरियल अटैच्ड SCSI। ये इस ड्राइव के साथ आपका वास्ता रहेगा, और इस ड्राइव में फिर आपने ये देख लेना है कि उसके RPM जब भी लें तो 15 के होने चाहिए, और आपको एटलीस्ट वर्जन 3 जो है ना, यानी कि 12.0 गीगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से जो उसकी स्पीड है वो आपको लेनी है, तब आपकी कामयाबी होगी। और फिर अच्छा, SSD में ये SAS ड्राइव में फिर 2 वर्जन है इसके, एक 2.5 एक 3.5। जो 2.5 हो तो सेम लाइक जो सीरियल अटैच्ड ड्राइव है ना, इसकी जो SATA ड्राइव होती है उसके जितना ही साइज़ होता है, लेकिन 3 थोड़ा सा कम साइज़ है, मिनी साइज़ होता है। लेकिन सर्वर का जो, जब ये सर्वर में लगती हैं चेसिस में, तो ये दोनों एक ही जगह पे फिट होती हैं। ओके जी, बस ये फ़र्क होता है कि जो चेसिस 3.5 वाली थोड़ी सी और है और जो 2.5 वाली और है, दोनों के चेसिस में फ़र्क है, लेकिन बीच का जो पीछे इंटरफेस है ना वो सीरियल ही है दोनों का, SAS 2.5 का भी, SAS 3.5 का भी। अब आपने जब हार्ड डिस्क लेनी है बाज़ार से, सर्वर परचेज़ करना है, तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए।
ओके जी, डेटाबेस परफॉर्मेंस में अगर इसकी बात करूँ, यानी डेटाबेस के रिलेटेड इस टॉपिक का बात करूँ जो आज हमने डिस्कस किया है, इस सब में यही है कि आज आपको आईडीईज और सीरियल इंटरफेस और एसएसडी का पता चल गया और आपको हार्ड डिस्क का पता चल गया जी, प्लेटर हार्ड डिस्क क्या होती है, नॉन प्लेटर क्या होती है, एनवीएम हार्ड डिस्क क्या होती है। और अगर आपकी सारी चीज़ें सेट हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्कुल ठीक है, सही आपने इंस्टॉल किया है, आपकी डेटाबेस भी सही इंस्टॉल है और उसकी परफॉर्मेंस भी आपने खीर लेवल पे जाके कर दी है, और फिर भी अगर आपको सही परफॉर्मेंस नहीं मिल रही तो आपने चेक करना है जाके कहीं आपका AHCI मोड डिसेबल तो नहीं है। उसको इनेबल करेंगे तो हो सकता है आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश कर जाए, लेकिन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले ये चेक करना है कि आपका जो बायोस में जो सिस्टम का जो है ना ड्राइव डिटेक्शन जो मेथड है या ड्राइव का जो मैकेनिज़्म है वर्किंग का, वो AHCI मोड में होना चाहिए। अगर आपने रेड कन्फिगर करना है तो देन RAID/AHCI होना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे और वो भी रिलेटेड टू आपका ये, ऐसे आप इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले आपका वास्ता सिस्टम के साथ पड़ेगा। और सिस्टम में ये हो सकता है कि दो तरीके होते हैं, या तो आपको कोई सिस्टम एडमिन पूरा सिस्टम तैयार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दे देगा, और 99% चांसेस हैं कि आपको खुद ही करना पड़ेगा, और खुद करना पड़ेगा तो फिर आपको हार्डवेयर का पता होना चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल ना समझिएगा कि ये OCA सीरीज़ के साथ नहीं है। इसमें हार्डवेयर का अगर मैं सिर्फ खालिस्तान OCA की बात करूँ ना, तो उसमें तो ये था कि मैंने पहले दिन ही डेटाबेस इंस्टॉल करनी थी और हमने क्यूरी से काम शुरू कर देना था, यानी कि SQL को पढ़ना शुरू कर देना था। लेकिन मेरा मकसद आपको सिर्फ SQL सिखाना नहीं है, आपको एक कंप्लीट प्रॉपर जो DBA होता है वो बनाना है एसोसिएट लेवल का। ठीक है जी, तो दुआओं में याद रखिएगा जी। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।